हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। तो कल रात को मैंने आपसे बताया था कि आज हम लोगों ने एक ट्रिप बुक किया है बस से, और वो यहाँ पर पुरी के डिफरेंट प्लेसेस को कवर करवाएंगे, जैसे कि कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर के भी अलग अलग जगहों को कवर करवाएंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड पर पहुँचते हैं और ट्रिप के सारी डिटेल को हम लोग शेयर करते हैं। तो जी हम लोग पहुँच गए बस स्टैंड। आपको मैं बस स्टैंड दिखलाता हूँ। ये देखो, इधर लाइन से ढेर सारे बसें लगे हुए हैं, एसी, नॉन एसी, डीलक्स वगैरह सब कुछ, और सिर्फ ये टूरिस्ट बसेस ही हैं। आप देखोगे तो सारे बसेस इस जगह से ही खुलती हैं, चाहे वो चिल्का लेक वाला टूर हो या फिर वो कोणार्क सन टेम्पल और भुवनेश्वर के डिफरेंट टेम्पल्स वाला टूर हो। मेरा बस आगे में है, वहाँ पर लगा हुआ है। वो जो पहली बस है वो मेरी बस है, वो मैंने नॉन एसी बस बुक किया था। तो चलिए मैं भी अपना बस भी आप लोगों को दिखलाता हूँ। कुछ ऐसा है हमारा बस, देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है, नॉन एसी है। बस रास्ते में धोखा ना दे दे। चलिए आप लोगों को अंदर से बस दिखलाता हूँ। बस कुछ ऐसा है हमारा। अंदर से हर एक बस में हमें एक एक गाइड भी अलॉट किया जाता है, जो कि रास्ते में आने वाले सभी डेस्टिनेशंस के बारे में हिस्ट्री और उसकी काफ़ी सारी जानकारियाँ भी हमें देते रहते हैं। तो जी बस हमारा स्टॉप हो गया पहले स्टॉप पर, चंद्रभागा बीच पर। इस जगह की स्टोरी भी है, वैसे हमें पता नहीं था, लेकिन गाइड भैया ने बताया कि एक बार कृष्ण भगवान के एक बेटे थे, वो बहुत ही खूबसूरत थे। उनको अपने घमंड हो गया था अपनी खूबसूरती पर। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक श्राप दिया और उसके वजह से उन्हें एक कुष्ठ रोग हो गया। उसका उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, एक दवाई वगैरह भी करवाई, बट उसका कोई असर नहीं हुआ। तब वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि इसका कुछ उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि चंद्रभागा नाम की एक नदी बहती है, जो कि केवल और केवल सिर्फ बसंत पंचमी के दिन बहती है। आप वहाँ जाकर स्नान करें और तब आपको उस रोग से मुक्ति मिलेगी। आज भी कई लोग यहाँ पर आते हैं और अपने स्किन डिजीज़ के लिए इस नदी में स्नान करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बसंत पंचमी के दिन उस नदी में पानी होता है और उसी का संगम इस जगह पर समुद्र के साथ होता है, और इसी की वजह से इस जगह का नाम है चंद्रभागा बीच। तो ये है चंद्रभागा बीच, है ना खूबसूरत। और पानी की वैसे ही वेव्स आ रही है, जैसा कि आपको पुरी में देखने को मिला था। यहाँ पर बस थोड़ी ही दूर पर आपको ग्रीन पानी देखने को मिल रहा है। पुरी में लोग काफ़ी स्नान कर रहे थे, तो पता नहीं वो वजह था या फिर और कुछ। यहाँ पर काफ़ी नज़दीक में ग्रीन पानी दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर लोग भी बहुत कम स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट बस से लोग आते हैं, और वैसे भी आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो। और वैसे नॉर्मली भी बसें चलती रहती हैं कोणार्क के लिए, आपको पूरी टाउन से मिल जाएंगी, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो टूरिस्ट बसेज आती हैं वो आपको 15 से 20 मिनट देती हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो 15 से 20 मिनट में लौटना है तो लोग कौन ही लोग नहाएंगे यहाँ पर। लेकिन है ये मस्त बीच, पूरी वाले बीच से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ चंद्रभागा बीच के तट पर। कुछ ऐसी वेव्स आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ जा रही हैं बीच वाले पार्ट से। आप देखो पूरा पैर वैर गीला कर दे रही हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था चंद्रभागा नदी के बारे में। यहीं से थोड़ी ही दूर पर है वो चंद्रभागा नदी। हालांकि नॉर्मल डेज पे वो सूखी ही रहती है, तो उसे दिखाने का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन कहते हैं बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। स्किन डिजीज वाले लोग आते हैं वहाँ पर स्नान करने। और सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कुछ लोगों को देख रहा हूँ, चंद्रभागा बीच पर भी लोग जल को ले रहे हैं और आचमन कर रहे हैं उस जल से। तो लोगों की बिलीफ है भाई। चलिए अब टाइम हो गया है, चलते हैं हम लोग बस में बैठते हैं और चलते हैं कोणार्क सन टेम्पल की ओर। तो चंद्रभागा बीच से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल। लेकिन बस को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोका गया है एक होटल के आगे। यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम है, ऑफ कोर्स बस वाले की मिली भगत ही होगी, कि यहाँ पर आप ऑर्डर दे दो और जब कोणार्क मंदिर आप घूम के आओगे तब तक ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, आप यहाँ पर आकर खा सकते हो। प्राइसेज का लिस्ट आप देख सकते हो, स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। थोड़ा बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स कमीशन वाला ही सिस्टम होगा, तभी यहाँ पर रोक रहे हैं स्पेसिफिक होटल के आगे। बाकी ठीक है, हम लोगों ने भी ऑर्डर दे दिया है और अब हम लोग चलते हैं कोणार्क सन टेम्पल। तो हम लोगों ने जहाँ पर खाना ऑर्डर किया वहाँ से जस्ट सामने हमें दिख रहा है कोणार्क का सन टेम्पल, एंड लिटरली ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से तो एटलीस्ट। चलिए हम लोग और पास चलते हैं। यहाँ पर एंट्री होगा और इसका बाद हमारे बस वाले गाइड ने बताया कि एक गाइड भी अलॉट करेंगे। देखते हैं वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हम लोग कोणार्क मंदिर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर सर हैं, ये है यहाँ पर गाइड हैं, वही हम लोग को बताने वाले हैं कि इसके हिस्ट्री, इसके सिग्निफिकेंस, सब चीज़ के बारे में।
नाम श्री क्षेत्रवासी नायक है। आप सब लोग 20 मिनट मेरे साथ रुकेंगे, दूसरा 10 मिनट फोटोग्राफ के लिए। अंत में हम आपको वापस बाहर होने का रास्ता बताएंगे, क्योंकि इस तरफ छोड़ेंगे नहीं। आइए। अभी आप लोग कोणार्क में तो चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये भव्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। और इस मंदिर को बनाए उड़ीसा का राजा नरसिंह देव प्रथम गंगोबस 1250 एडी। आज को लगभग ये मंदिर जो 800 साल बीत चुका है, 1200 कारीगर को पूरा करने में 12 साल भी बीत जाता है। सूर्य मंदिर जो 4 भाग में बैठे हुए हैं, ये इसका पहला अंग है। वो है नाट्य मंदिर नृत्यशाला। आज इस मंदिर में 1700 प्रकार आज का नाट्य मुद्रा है। इसी में है भोग मंडप, वो है प्रार्थना मंदिर। इसी के पीछे था वहाँ का मूल मंदिर यानी गर्भगृह, वो तो अभी टूट चुके हैं। जब निर्माण हुआ था ये दोनों मंदिर जोड़ा हुआ एक साथ में। आज उसके दोनों ओर 24 पहिया है, में दोनों ओर था 7 घोड़ा। यहाँ पर ये भव्य मंदिर सूर्यदेव के रथ के आकार दिया है। ये मंदिर को सूर्यदेव का रथ के आकार दिया हुआ है। सूर्य रथ में 7 घोड़ा और एक घोड़े का नाम होता है, जैसे गाय जगती उसनिक बृहति और त्रिष्टुप है। एक एक दिन में एक घोड़ा सूर्यदेव के रथ को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 7 घोड़ा सूर्यदेव के 7 रंग को भी दर्शाते हैं। सभी लोग सामने की ओर देखें। बीच में ये जो पहिया दिख रहा है, ये भारत का एक स्मारक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ये पहिया देश का सबसे पहला वाला 20 नहीं 10 रुपया नोट के पीछे आता है। और ऊपर से ये खड़ा हुआ मूर्ति सूर्य देवता का। ऐसे और भी 2 मूर्ति है। यहाँ पर ये तीनों मूर्ति सूर्य देव के 3 अवस्था को दर्शाता है। उदय तु ब्रह्मा रूपंग मध्याह्ने च महेश्वर अस्ते भवते विष्णु त्रिमूर्ति छ दिवाकर। मतलब ये सुबह दोपहर शाम को ही दर्शाता है। सुबह काल में सूर्य देवता को ब्रह्मदेव के स्वरूप माना जाता है। और आप लोग जरूर सुने होंगे कोई ना कोई कि कोणार्क में कुछ सूर्य घड़ी है। ये घड़ी अभी आप लोग के सामने है, यही है सूर्य घड़ी। कौन सा घड़ी? ये वाला घड़ी टाइम बताता है। कैसे? कोई तुम्हें बताने वाला हूँ। ये होता है पूर्व को सूर्य उदय, सामने से आता है रोशनी। ये रोशनी आ करके एक्सिल को छू लिया तो इसके परछाई जाता आगे, इसके बीच में गया तो शुरुआत हुआ सुबह का 6। सूरज ऊपर होते परछाई नीचे की ओर, उल्टा समय बताता, एंटी क्लॉकवाइज समय बताता है। एक बड़े स्पोक से दूसरे बड़े में आने को परछाई को 3 घंटा समय लगता है। यहाँ पर एक गैप एक प्रहर को दर्शाता है, 3 घंटा को। पूरे पहिया में 8 गैप है, 24 घंटा यानी 8 प्रहर को दर्शाता है। और एक गैप बीच में 2 भाग होता है, 8 को होता है 16 दिन रात 16 घड़ी। एक घड़ी होता 1.5 घंटा। और एक गैप में 60 करके गोली है। 3 घंटा का 60 भाग हुआ, मतलब एक गोली काउंट होगा 3 मिनट। वो भी क्यों ना, एक गोली से दूसरे में आने को परछाई को 3 मिनट ही समय लगता है। तो शुरुआत में 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 31, 3, 4:30, शाम का 6। रात को नहीं, धूप नहीं, सूरज नहीं, टाइम नहीं। दिन में कोई भी कारण से, जैसे सूरज को बादल घेर लेता है, बारिश होता है, धूप नहीं होता है, धूप नहीं, समय नहीं, तो अभी के समय में कैसे पता करूँगा? नाच कर लाठी उठी लगाने का मना है, तो हम ये बीच में हाथ रखेंगे। हमारा हाथ का परछाई पहिया से थोड़ा दूर गिरेगा, जहाँ भी गिरेगा इसको हम दूसरे हाथ में पहिया की ओर सीधा करेगा। क्यों ना, सामने कोई ना कोई एक गोली को पॉइंट करेगा। इसको समझने के बाद में समय पता होगा। देखिए सब लोग, हम पहिया का बीच में हाथ रखा है, हमारा हाथ का परछाई वहाँ पर। एक, 2, 3, 4 हम बोला क्या? 1, 2, 3, 4 मतलब ये स्पोक का बीच में होता, मोटा वाला का
तो 9 बजता। अभी वहाँ से लगभग 4 गोली आगे 1 का 3 मिनट हुआ तो 4 को 12। तो अभी के समय 9:12 इसका ही आसपास होगा। सभी लोग सामने की ओर देखो, ये सूर्यदेव का पत्नी का मंदिर है। सूर्यदेव को 2 पत्नी, एक छाया देवी दूसरा माया देवी, जिसको नाम छाया देवी, इसका भी और एक नाम है संज्ञा। आज एक कभी मूर्ति नहीं रहा। और इसको देखिए, ये घर जो आज टूट पड़ा है, शुरुआत में ये पूरा भी हुआ था। जब ये कंप्लीट हुआ था, इसका ऊपर में 53 टन चुंबक होता था। वो भी मंदिर को संभालने के लिए मुख्य लॉक बनता था। जब यहाँ पर ये चुंबक होता था, ये खुद में इतना क्षमता रखता था। यहाँ पर मंदिर के तीनों ओर समुद्र है। कोई भी समुद्र में जहाज लेकर के जाता था, ये उसका कंपास को फेल कर देता था। एक समय था यहाँ का समुद्र में पुर्तगाली लोगों को बहुत जाना आना होता था। ये लोग परेशान होने के कारण में पुर्तगाली लोग मंदिर के चुंबक को तोड़ करके ले जाते हैं। चुंबक हट जाने से पत्थर गिरते हुए टूट जाता है। सभी लोग वहाँ पर देखो, हम शुरुआत में दिखाया था सुबह काल में ब्रह्मदेव, मध्याह्न काल में महादेव। सभी लोग थोड़ा पीछे होकर के वहाँ से देखो, अंत काल में यानी संध्या काल में सूर्यदेव के विष्णु स्वरूप। तो जिस बस से हम लोग आए थे, उस बस में हमें एक भैया मिले, ये छत्तीसगढ़ से हैं। आपका नाम गौतम कुमार है ना? जी जी, हाँ। मेरा नाम गौतम कुमार है। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा जिला। अच्छा, तो ये मिले थे, इनके बगल में ही मेरा सीट था, तो इनके साथ ही बैठ करके हम लोग घूमते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि मतलब उस समय में एंशिएंट इंडिया का ये स्ट्रक्चर है और इसमें इतनी डिटेलिंग्स की हैं। डिटेलिंग्स तो चलो आपको हर एक टेम्पल्स में देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा एक रथ के स्ट्रक्चर में है। आप दोनों ओर देखोगे तो 12-12 पहिए आपको दोनों ओर देखने को मिलेंगे। ये सूर्य भगवान के रथ के समान है। और जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 7 घोड़े बनाए गए हैं। हालांकि अभी आपको स्ट्रक्चर में वैसे सारे महसूस नहीं होंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त भी हो गया है समय का चक्र। और सबसे बड़ी बात जो हमारे गाइड भैया ने बताया था, एक चुंबक के मदद से इसको बैलेंस किया गया था। और जैसे कि बताया गया कि जो वही चुंबक था जो डेविएट कर देता था कंपास को, जहाँ से जो समुद्र से जो पुर्तगाली लोग जो शिप्स जाते थे, उनके जो शिप्स होते थे उनको डेविएट कर दिया करता था, उसके कंपास को डेविएट कर दिया करता था, इसीलिए वो रास्ता भटक जाया करते थे। तो वो पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए, उन समय उनको रोकने वाला तो कोई था नहीं, तो इस जगह का चुंबक उन्होंने हटा दिया। और इस चुंबक को हटाने से ही इस जगह का बैलेंस पूरा ख़राब हो गया और उसके कारण बहुत सारे यहाँ पर जो पोल्स थे, पिलर्स थे, वो सारा ध्वस्त हो गया। इसके कारण मंदिर को बहुत क्षति पहुँची है। तो अभी घूमते घूमते मुझे कुछ रॉड्स देखने को मिले। ये रॉड्स उस समय की हैं जब मंदिर ध्वस्त हुआ, तो कई सारे पिलर्स को इस जगह पर स्टैक करके रख दिया गया। एंड एक चीज़ मैं इसका खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अभी तक रस्ट नहीं हुए। आप समझ लो, एंशिएंट इंडिया का एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसके पिलर्स को यहाँ पे खुले में रखा हुआ है। हमारे घर में हम गेट्स बनवाते हैं तो 10 साल 15 साल में देखोगे इसमें झुर्रियाँ आने लगती हैं और धीरे धीरे वो टूटने लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ये रॉक सॉलिड है, इसमें कुछ लोग बैठे हुए भी थे, फिर भी इससे कोई परेशानी नहीं हो रहा। आप देख लो कितना सॉलिड है। मतलब मानना पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री के आर्किटेक्चर को और उसके कंस्ट्रक्शन को प्रेज करना तो बनता है। सो हम लोगों ने कोणार्क टेम्पल घूम लिया। थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था बट अच्छा था, घूम लिया फिर भी। और गाइड ने हमें हिस्ट्री से भी थोड़ा अवगत करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लंच करते हैं और फिर चलेंगे बाकी डेस्टिनेशन पर। कोणार्क टेम्पल के आसपास में ही मार्केट्स भी है, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत खाने पीने का और कुछ सोवेनियर्स खरीद सकते हैं मतलब। और यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स भी खरीद सकते हो। दरअसल यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है, स्पेशली काजू यहाँ पर आपको अलग अलग क्वालिटी में 500 से 700 रुपये तक आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए सोवेनियर्स भी यहाँ पे कुछ सेल हो रहे हैं। और प्रॉपर वैसे ही टूरिस्टिक मार्केट है, जैसा आपको हर मेले वगैरह में या फिर सी बीच वगैरह साइड में दिखने को मिलता है, वैसा ही मार्केट है। तो कोणार्क टेम्पल घूमने के बाद जहाँ पर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था, वहाँ पर पहुँचे, खाना खा लिए। खाना टेस्टी ही था। चलिए अब हम लोग बैठते हैं बस में।